दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 11वें चैप्टर सीधा और प्रतिलोम समानुपात इसकी प्रश्नावली 11.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में 11 प्रश्न हैं, सभी को इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो यहाँ पर ये 5 सिचुएशन दी हैं, 5 ये पार्ट जो इसके हैं, 5 अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें प्रतिलोम समानुपात है। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रतिलोम समानुपात में एक चीज़ अगर बढ़ती है दूसरी चीज़ कम होती है, या फिर अगर ये चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो प्रतिलोम समानुपात होता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है व्यक्तियों की संख्या, दूसरा है पूरा करने में लगा समय। अब खुद सोचो, आप जब आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। मान लो कि एक खेत है आपके पास और आपने इस खेत में धान काटने हैं, तो आप अगर ज़्यादा लोगों को लगाएंगे काम पे तो काम देर से ख़त्म होगा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि जल्दी ख़त्म होगा। तो अगर आप व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाते हैं तो पूरा करने में समय कम लगता है। तो ये प्रतिलोम अनुपात है। तो ये है, यहाँ पर लिख दिया है प्रतिलोम अनुपात है इसमें पहले में, और इसका कारण यहाँ पर लिखा है कि क्यों यह प्रतिलोम अनुपात है। तो अगर आप चाहो तो ये कारण लिख सकते हो कि क्योंकि यदि हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं तो कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा, इसीलिए प्रतिलोम अनुपात है। अगर आप चाहो तो ये कारण लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बस ये पूछा है कि कौन प्रतिलोम अनुपात है। कारण लिखने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन आप लिखते हो, अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। अब कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, तो समय और दूरी, तय की गई दूरी जो है उसमें किस तरह का है, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम है। तो अगर हम समय को बढ़ाते हैं, आप चल रहे हो, आप ज़्यादा समय तक चलते हो, तो दूरी, तय की गई दूरी ज़्यादा होगी या कम होगी, सोचो। तो बिल्कुल तय की गई दूरी ज़्यादा होगी। भाई जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना ही तो दूरी ज़्यादा तय करेंगे आप। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात है या हम कहेंगे सीधा अनुपात, बात एक ही है, ठीक है। प्रत्यक्ष कहो या सीधा कहो। तो यहाँ पर ये लिख दिया है। आप चाहो तो कारण लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहो तो कारण में क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि यदि हम ज़्यादा समय तक चलेंगे या ज़्यादा समय तक यात्रा करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा दूरी तय होगी। तो एक चीज़ को बढ़ाने से, समय बढ़ाने से दूरी भी बढ़ रही है, इसीलिए यह सीधा अनुपात है। तो बेसिकली प्रतिलोम पूछा है तो ये वाला तो प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। पहला वाला प्रतिलोम था। थर्ड पार्ट है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। एक तो भूमि का क्षेत्रफल है कि कितना बड़ा खेत है, और दूसरा है कि फसल कितनी उसमें काटी गई फसल है, ठीक है। तो आप सोचो कि जितना ज़्यादा भूमि का क्षेत्रफल होगा फसल भी तो उतनी ज़्यादा कटेगी। भाई ज़्यादा क्षेत्रफल है, अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उस पर 2 कुंटल राइस होता है, मान लो धान होता है, ठीक है, 2 कुंटल। अगर खेत 10 बीघा है तो ज़्यादा होगा ना, फिर तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यानी ये भी सीधा अनुपात है ना। कारण में आप क्या लिख सकते हैं कि यदि हम भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो फसल भी, काटी गई फसल भी बढ़ेगी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा है कौन सा प्रतिलोम है, ठीक है। तो प्रतिलोम कौन सा था, पहला वाला प्रतिलोम था। ये प्रतिलोम नहीं है और ये भी प्रतिलोम नहीं है। अब अगला पार्ट देखो।
एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। समय और चाल पर यात्रा निश्चित है, इस बात का ध्यान रखना। अब यात्रा जो है वो फिक्स है, यहाँ से आप यहाँ पर चले, ये फिक्स है, ये यात्रा की दूरी। अब अगर समय को बढ़ाना है तो क्या होगा, समय और चाल में देखो क्या होगा। तो आपको पता है ना कि अगर आप चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। अगर आप समय बढ़ाते हैं तो चाल को आपको कम करना पड़ेगा, कमी तो होगी, तभी तो समय बढ़ेगा पहुंचने का एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये वाला भी प्रतिलोम समानुपात है। तो फोर्थ पार्ट भी प्रतिलोम। और क्यों प्रतिलोम है? क्योंकि अगर हम वाहन की चाल बढ़ाते हैं तो समय पहुंचने में कम लगेगा, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट देखो, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब आप सोचो कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए भूमि ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, खुद सोचो। तो कम मिलेगी भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही फिर प्रति व्यक्ति के लिए भूमि कम हो जाएगी ना। भाई मान लो कि एक आदमी है, उसके पास 10 बीघा ज़मीन है। अब उस आदमी के हुए, मान लो कि फिर अगली जनरेशन में 5 बच्चे हो गए, 5 लोग हो गए, तो हर एक के हिस्से में 2-2 बीघा आएगी। तो हर एक के हिस्से में कम ज़मीन आ रही है ना। मान लो उसकी और अगली जनरेशन में हर एक के 2-2 बच्चे हुए, तो टोटल 10 परिवार हो गए, तो फिर हर एक के उसमें 1-1 बीघा आएगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो ये भी प्रतिलोम है। तो पांचवा भी प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला प्रश्न समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है कि जितने भी विजेता होंगे उनमें यह राशि वितरित की जाएगी। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा समानुपात और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब प्रतिलोम समानुपात। ये ध्यान रखना, ये है सीधा अनुक्रमानुपाती। और अगर प्रतिलोम होगा यानी एक चीज़ को बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये शब्द आप लिख लीजिए एक जगह पे, आप कंफ्यूज मत होना अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस को जब हम करते हैं, आप देख सकते हैं सारणी को हमने यहाँ पे भरना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने में, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि ये सीधा अनुपात है या फिर प्रतिलोम वाला अनुपात है। तो यहाँ पर हमें हम कैसे पहचानें, तो आप खुद सोचो। एक राशि फिक्स है, पुरस्कार की राशि फिक्स है, ये अलग बात है। यहाँ से साफ दिख रहा है कि भाई एक विजेता है तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। विजेता बढ़े तो राशि मिलनी कम हो गई ना, भाई ज़्यादा विजेता हो गए तो मान लो कि सबके बराबर नंबर आए। जैसे हो सकता है कोई किसी ने कोई कंपटीशन रहा हो, ड्राइंग कंपटीशन रहा हो, कोई ऐसे कंपटीशन रहा हो, उसमें 2 बच्चों के बराबर अंक आ गए सबसे ज़्यादा, तो फिर 1 लाख रुपए तो दोनों को बराबर बटेंगे, तो अब उनको 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर 4 लोगों में ये राशि बंटनी है तो आप भी जानते हैं कि पैसे और कम हो जाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा लोगों में बंट रही है। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, खैर सबसे पहले तो हम इसको x और y नाम दे देते हैं। ये x है और ये y है। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, माना विजेताओं की संख्या x और प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि y है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जो x है तो ऊपर हम इनको क्या मानते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3, x4, x5,
x6 x7। ओके, इसी तरह से ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 y5 y6 y7 है ना। ऐसा करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है, इसीलिए प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है ये ध्यान रखना। प्रतिलोम अनुपात में x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4, ये चलता जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो फॉर्मूले में क्या लेंगे हम? तो हम यहाँ पर एक x1 y1 ले सकते हैं क्योंकि दोनों दिए हुए हैं, x1 y1। दूसरा हम x3 y3 लेंगे। क्यों? क्योंकि y3 हमें ज्ञात करना है। x2 y2 लेके क्या फ़ायदा, वो तो पहले से ज्ञात हो रखा है सब कुछ। तो x1 y1 के साथ में हम लेंगे x3 y3। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने x1 y1 क्यों लिया, x2 y2 क्यों नहीं लिया? तो आप चाहो तो ले सकते हो x2 y2, आंसर तब भी एकदम सही आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं x1 y1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हम रखेंगे इनका मान, x1 1 है और y1 है 1 लाख। x3 4 है और y3 हमें ज्ञात करना है। तो y3 हो जाएगा 1 का गुणा करके तो फिर वही आएगा 1 लाख बटे 4। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, यह आ जाएगा 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 25 को 100 मतलब सीधे। ठीक है, और 3 0 लग जाएंगे तो ये है 25,000, इतने रुपए। तो यहाँ पर सारणी में आप लिख सकते हैं 25,000। ओके, सारणी बनाएंगे आप भाई, आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सारणी बनाना पड़ेगा और उसमें आप ये लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे y4। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से, अब x1 y1 बराबर ले लेते हैं x4 y4, क्योंकि y4 हमें अब ज्ञात करना है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि आप x1 y1 की जगह पे x2 y2 ले सकते हैं, आप x3 y3 ले सकते हैं, कोई भी। चलिए काम करते हैं, इस बारे में x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, x2 है, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी प्रतिलोम अनुपात होता है तो इनका गुणा करके एक जैसा आएगा। आप इनका आपस में गुणा करोगे तो जो आएगा वो इनका आपस में गुणा करके जो करोगे वो सेम होगा। फिर है ना, देखो ऊपर नीचे गुणा करके देखो, 1 लाख में 1 का गुणा किया 1 लाख आया, 50,000 में 2 का गुणा किया 1 लाख आया, 25,000 में 4 का गुणा किया 1 लाख आया। यहाँ पे मुझे पता है कि 20,000 आएगा क्योंकि तभी गुणा करके 1 लाख आएगा। यहाँ पर मुझे पता है कि यह आएगा 12,500 क्योंकि तभी 8 से गुणा करके 1 लाख आएगा, है ना। यहाँ पे 10,000 आएगा और यहाँ पे 5,000 आएगा, इस तरह से। तो ऊपर नीचे गुणा करके एक जैसा आता है प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है, जब भी प्रतिलोम समानुपात हमारे पास होता है। क्लियर है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप x1 y1 ले सकते हैं, x2 y2 x3 y3 कोई भी ले सकते हैं, पर ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई होनी चाहिए। अब ये दोनों दी हुई हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये 2 है और ये है 50,000। x4 तो 5 है और हमें ज्ञात करना है y4। तो y4 हो जाएगा 2 गुणा, आप चाहो तो गुणा करके 1 लाख लिख सकते हो, है ना। 5 नीचे जाएगा जब हम इसको y4 निकालना होगा, 5 से 1 कटेगा और 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है ना, एक आंसर ये था। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000।
जो यहाँ पर लिखे हैं x1 y1 x2 y2, ये केवल आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, ठीक है। आपको ये सारणी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर हम लिखेंगे इसी प्रकार से x1 y1 बराबर x5 y5, क्योंकि अब हमें y5 निकालना है। वही है 1 गुणा 1,00,000। x5 क्या है हमारे पास 8 और y5 हमें ज्ञात करना है। तो y5 हो जाएगा 1,00,000 तो ऊपर है, उसमें 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, इतना। और ये आंसर आ चुका है इसका 12,500। अब हमने y6 निकालना है, तो क्या करेंगे हम x1 y1 बराबर x6 y6। फिर वही प्रक्रिया, x6 क्या है 10, 10 गुणा y6, ठीक है। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y6 आ जाएगा, 10 से यहाँ भाग देंगे हम तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये आ जाएगा 5,000। तो आप कर लेना इसको, ठीक है। सेम प्रक्रिया है, ये 5,000 आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे ऊपर नीचे का गुणा करके बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। तो यही होता है प्रतिलोम अनुपात में। अब इसमें ये पूछा है कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लिखेंगे कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस बात को लिखने का वैसे जो एकदम प्रॉपर तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई बराबर है के है बिल्कुल कांस्टेंट, एकदम फिक्स, यानी एक्स और वाई का आप आपस में गुणा करते हैं तो ये एकदम फिक्स आता है ना। जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे का गुणा करके एकदम फिक्स आता है, हर बार बराबर आता है, तो ये फिक्स है, इसलिए वहाँ पे के लिख दिया है। के यानी कांस्टेंट, बिल्कुल फिक्स। अब यहाँ पर x क्या था, y क्या था? x था विजेताओं की संख्या और y जो उनको दी जाने वाली धनराशि है। तो यहाँ पर अगर मुझे y निकालना हो तो क्या होगा, x नीचे चला जाएगा ना, और k को हटाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। देखो अगर आप ये चीज़ देख के समझ रहे हो, सही सीख रहे हो, तो एक बहुत प्रॉपर तरीका है ये। जब भी ये नीचे आता है तो हम इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कहेंगे कि इसीलिए एक विजेता को दी जाने वाली धनराशि विजेताओं की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। ध्यान रखना y हमने क्या लिया था, क्वेश्चन में y क्या लिया था हमने, y लिया था जो विजेता को मिलने वाली, एक विजेता को मिलने वाली राशि है, x लिया था विजेताओं की संख्या, और यहाँ पे वही पूछा है कि जो धनराशि है विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, ये सीधा आता है, अनुक्रमानुपाती में ये सीधा आता है, और ये तब होता है जब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तब होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, एक चीज़ बढ़ के दूसरी कम हो रही है, तो यहाँ पे ये परिस्थिति है। देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये बीच में, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूजिंग है तो हटा दो। आप ऐसा लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि पूछा है उन्होंने और आपने स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन ये मैंने एडिशनल और लिखा है ताकि एकदम ये प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो अगर आपके समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर और नहीं तो आप बिना इसके भी इसको लिख सकते हो। बस ये जानना ज़रूरी है कि व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, पता तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप रट के लिख दो। तो व्युत्क्रमानुपाती में वही होता है कि भाई विजेताओं की धनराशि जो है,
धनराशि तो कम ही होगी ना अगर विजेताओं की संख्या को बढ़ा देंगे हम, तो एक चीज़ बढ़ के दूसरी चीज़ कम हो रही है, उसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहिए बन रही हैं और ये तीलियाँ या डंडियाँ यूज़ इसमें हो रही हैं। वह समान तीलियाँ इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। तो तीलियाँ इस प्रकार से लगाई जा रही हैं कि ये कोण ये कोण ये कोण आपस में सभी बराबर रहें। तो बेसिकली बराबर दूरी पर ये तीलियाँ लगाई जा रही हैं, कहने का ये मतलब है। तो अब हमें इस सारणी को पूरा करना है जो यहाँ पर ये है, यानी ये तीलियों की संख्या है और ये कोण है। तो तीलियों की संख्या जब 4 है तो कोण बन रहा है 90 अंश का। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री 90 अंश का कोण है। जब तीलियों की संख्या 6 है जैसे कि इसमें, तो यहाँ पर ये जो कोण है ये 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये बताना है कि जब तीलियाँ 8 होंगी या 10 होंगी 12 होंगी तो उनमें तीलियों के बीच में कोण कितना बनेगा, और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो इस सारणी को हम पूरा करते हैं, और सबसे पहले एक को x और एक को y लेना होता है, और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे इसे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, माना तीलियों की संख्या x और कोण y है। तो यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं तो उनमें हम क्या लेते हैं, ये जो x वाली पूरी लाइन है ये हम x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से लेते हैं। इसी प्रकार से ये y1, y2, y3, y4, y5 इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये x3 है, ये x4 है, x5, y5 ये। तो ये समझो कि हमें y3, y4, y5 निकालना है। आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको ऐसा x1, x2 ये सब यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना है y3, y4, y5। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपको पता है 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। जब सीधा समानुपात होता है तो x1/y1 बराबर x2/y2 होता है। जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो x1, y1 बराबर x2, y2 होता है। अब यह अलग बात है कि इस पूरी प्रश्नावली में प्रतिलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न है, तो हमें तो पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रतिलोम क्यों है। तो देखो, ये तो x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि तीलियों की संख्या जब हम बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ेगा या कम होगा, खुद सोचो आप। तो आप भी सामने खुद ही देख रहे हैं, जैसे जैसे तीलियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कोण कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे तीलियां बढ़ेंगी कोण कम होता जाएगा। तो यहाँ पर x और y में प्रतिलोम समानुपात है मतलब, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए क्या करते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 ये सब हम लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर x1 y1 दिया है, x2 y2 भी दिया है, x3 दिया है, y3 नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 के साथ x3 y3 लेंगे, है ना। आप ये अगर सोच रहे हैं कि सर क्या हम x2 y2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो भी आंसर एक जैसा आएगा। तो लेकिन मैं फ़िलहाल x1 y1 ले रहा हूँ। x1 4 है, y1 90 है, और x3 8 है और y3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, y3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लेकर आएंगे, तो 4 गुणा 90/8, 4 दूने 8 और 2 से 45, तो ये 45 आ चुका है। y3 45 अंश है। ठीक है, ये ओके। अच्छा, अब हम लेंगे x1 y1 के साथ में क्या, x4 y4,
क्योंकि अब हमें y4 ज्ञात करना है। फिर वही बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि x1 y1 ही लें, हम x2 y2 ले सकते हैं। अब तो हम x3 y3 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब दोनों हैं। चलो फिलहाल ये ले लेते हैं, ठीक है। तो x2 y2 6 और ये 60 है, x4 10 है ना, ये x4 है, y4 हमें ज्ञात करना है। तो y4 हो जाएगा 6 गुणा 60 बटे 10, इससे कटा 6 छके 36 आ चुका है। तो यहाँ पर ये 36 है। और इसी प्रकार से आप ये कर लेना, इसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम कि x1 y1 बराबर x5 y5 ले लो और ये आ जाएगा 30 अंश। तो ये आप करना, ये 30 अंश आएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, सारणी हम बना चुके हैं। और अब हम एक एक करके इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच बने कोण, बेसिकली जो कोण वहाँ पर है उसकी बात की जा रही है, इसमें प्रतिलोम समानुपात है? तो हम कहेंगे कि हाँ। और क्यों? अगर कारण देना है तो हम कहेंगे कि तीलियों की संख्या बढ़ाने पर जो तीलियों के युग्मों के बीच का कोण है वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो क्योंकि तीलियों की संख्या बढ़ने पर तीलियों के बीच का कोण कम हो रहा है, तो इस तरह से हम ये लिख देंगे कि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। पहला तो हो गया। सेकंड पार्ट देखो, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म को कोण परिकलित कीजिए। बेसिकली वो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर आपने जैसे मतलब ये 10 तीली 12 तीली ये सब निकाला ना हमने, 8 तीली के बीच का कोण कितना था, अब वो 15 के लिए करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आप चाहो तो यहाँ पर छोटी सी सारणी बना सकते हो और जैसा कि हम क्वेश्चन करते आए हैं कि एक में x और एक में y लिखते हैं, तीलियों की संख्या ऊपर लिखेंगे हम, जो कि x है, और उनके बीच का जो कोण है ये y है। अब एक तो होना चाहिए जो दिया है, तो वो हम ऊपर से ले लेंगे 4 और 90 का, 4 90 अंश है ना, ये वाला यहाँ से हम ले लेंगे। 15 तीलियाँ जब हैं तो कोण क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सीधा लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर क्या है x1 y1 बराबर x2 y2, इसीलिए 4 गुणा 90 बराबर 15 गुणा y2। और ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं लग रहे हम। ये तभी लगता है जब समानुपात प्रतिलोम होता है। और ये क्यों है ये आपको मैंने समझा दिया है। अब हम y2 ज्ञात करेंगे, 4 गुणा 90 और ये 15 नीचे आएगा, है ना, y2 निकालेंगे तो 15 नीचे आएगा भाग में, 15 छके 90, 4 छके 24, तो 24 आ चुका है, यहाँ पे आएगा 24 अंश, ठीक है, 24 अंश ये हमारा आंसर है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। यदि कोण 40 डिग्री है तो तीलियों की संख्या कितनी होगी? तो जो तीसरा पार्ट है उसकी सारणी भी हम वैसे यहीं पे बना सकते थे तीसरे पार्ट के लिए भी, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, एक अलग सी सारणी बना देते हैं। तो हमने बना दिया और ये पूछा गया कि जब कोण 40 अंश है तो उसमें तीलियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो वही लेंगे जो कि दिया हुआ है 490, वो हमने यहाँ पर ले लिया है और ये ज्ञात करना है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ आ गया होगा। फिर वही है, चूंकि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2 वही हमें लिखना होता है, ठीक है। और अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x1 4 है, ये 90 है, x2 हमें ज्ञात करना है, y2 40 है। तो यहाँ पर
x2 हो जाएगा 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये 9 आ चुका है। तो यानी 9 तीलियाँ जब होंगी तो 40 अंश का कोण बनेगा तीलियों के बीच। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर x और y हमें लेना होता है, फिर सारणी बनानी होती है ना। तो ये काम पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बच्चों की संख्या को हम ले लेते हैं x, और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है उसको ले लेते हैं y। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माना बच्चों की संख्या x और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई y है। ठीक है, भाई एक मिठाई का डिब्बा है, उसमें से बच्चों को मिठाई बांटी जा रही है, तो वही कहा गया है। अब यहाँ पर एक हम बनाएंगे सारणी इस प्रकार से। तो बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई। बच्चों की संख्या जब 24 है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती हैं। अब बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? सोचो, बच्चों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो बच्चे 4, आप 4 मत लिख देना गलती से, ये ध्यान रखना, कहीं आप जल्दीबाजी में 4 लिख दें, ऐसे गलती मत करना। ये कहा गया कि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए, यानी पहले जितने हैं उसमें से 4 कम हो जाएं। तो पहले कितने बच्चे थे? 24। 24 में से 4 गए, अब बच गए हैं 20 बच्चे। तो बच्चों की अब नई संख्या हो गई है 20। और अब बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? प्रत्येक बच्चे को, है ना भाई, बच्चों की संख्या बदल गई है, तो अब प्रत्येक बच्चे को मिठाई जो मिल रही है अब वो बदल जाएगी ना, वो उसकी भी संख्या। और आप मुझे बताओ कि अब प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिठाई मिलेगी या कम मिलेगी? खुद सोचो। तो भाई आप खुद सोचो कि बच्चे हुए कम, कुछ बच्चे चले गए, 4 बच्चे चले गए, बच्चों की संख्या कम हो गई है। तो बच्चों की संख्या अगर कम होगी तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी ना। आप खुद सोचो कि एक मिठाई का डिब्बा है, बच्चे पहले 24 थे, हर एक को 5 मिल रही थी, अब बच्चे कम हो गए हैं तो हर एक को थोड़ा ज़्यादा मिलेगी मिठाई। तो यानी जब ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ कम हो रही है, और इसीलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। और वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए क्या होता है प्रतिलोम में? x1 y1 बराबर x2 y2। वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे, x1 24 है, y1 है 5, x2 है 20 और y2 हमें ज्ञात करना है ना। ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। आई एम श्योर आपको पता होगा। जब हमें y2 निकालना है तो इसके साथ जो 20 है वो नीचे आ जाएगा। 24 गुणा 5 बटे 20, 5 छको 20, 4 छके 24, ये 6 यहाँ पर आ गया है। तो यानी अब प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। तो वो हम, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसा करके आंसर लिख सकते हो, और या आप एक फाइनल एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अब प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, और इस तरह से आप, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक किसान की पशुशाला में, मतलब पशुओं के लिए एक जगह बना रखी है, उसमें 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा? यानी जो 6 दिन चलना था पहले, 20 पशुओं का जो 6 दिन चलना था, अब 10 और आ गए हैं, तो कितना चलेगा ये हमें बताना है। पहली बात तो ये कि x और y यहाँ पे ले लेते हैं, तो पशुओं की संख्या को x ले लेंगे और दिनों को y ले लेंगे, सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना पशुओं की संख्या x और दिनों की संख्या y है। अब यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है, और सारणी में हमें ये मेंशन करना है। ये सारणी यहाँ पर बन गई है। अब इस सारणी में ये लिखते हैं, तो 20 पशुओं के लिए
6 दिन का भोजन पर्याप्त है। अब कितने पशु आ गए हैं? पशुओं की नई संख्या क्या है? पशुओं की देखो, पहले 20 थे, 10 और आ गए हैं, तो अब 30 पशु हो गए हैं। आप यहाँ 10 यहाँ पर देखिए, 10 मत लिख देना गलती से, ओके। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। अब कितने पशु हैं? तो 10 और आ गए हैं, तो अब 30 पशु यहाँ पर हो गए हैं। और अब हमें ये पता करना है कि 30 पशुओं के लिए भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होता है कि सीधा या प्रतिलोम है। ठीक है, ये प्रतिलोम वाली ही एक्सरसाइज है, बट देख लेते हैं फिर भी। अब आप खुद सोचो, अगर हम मतलब भोजन सीमित है, सीमित मात्रा में भोजन है, तो जो भोजन पहले 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए था, अगर पशुओं की संख्या बढ़ गई तो भोजन जो उनका है, चारा जो भी है, वो ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? तो भाई अगर आप पशुओं की संख्या को बढ़ा देंगे तो भोजन तो कम दिन चलेगा ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब पशु ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है? सिंपल हिसाब है, x1 y1 बराबर x2 y2, है ना। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, जो हमें ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 20 गुणा, देखो x1 y1 है ना, कंफ्यूज मत होना, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, क्योंकि ये y वाले हैं, y1 y2। तो x1 y1 बराबर x2 y2, y2 हमें ज्ञात करना है। तो y2 हो जाएगा 20 गुणा 6 और 30 नीचे आएगा जो y के साथ है। अब 0 से 0 कटा, 3 दूने 6, 2 दूने 4, ये 4 आ जाएगा। तो 4 दिन हमारा ये आंसर है। तो 4 दिन तक भोजन पर्याप्त रहेगा, ओके। और आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक पूरा जो वाक्य हम फाइनल में लिखते हैं सही रहता है। अब पशुओं के लिए भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है भाई, क्योंकि तार लगाना है, 3 लोग 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब व्यक्ति अगर बढ़ा दें तो काम, व्यक्ति 4 कर दें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक को x और एक को y लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या को x ले लेते हैं और दिनों की संख्या को y ले लेते हैं। तो माना व्यक्तियों की संख्या x और दिनों की संख्या y है, और इसके बाद हम एक सारणी बनाएंगे और उस पर जो भी ये जानकारी लिखी है वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर है कि 3 व्यक्ति 4 दिन में काम कर सकते हैं। अब व्यक्ति जो है 3 की जगह पे अगर हम 4 कर दें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या ये अनुपात सीधा है या प्रतिलोम है? तो देखो, अगर हम व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाते हैं, मजदूर बढ़ाते हैं, तो काम जल्दी ख़त्म होगा या देर से होगा? भाई सीधी बात है, जल्दी ख़त्म होगा, इसीलिए तो मजदूरों की संख्या को बढ़ाते हैं ताकि काम जल्दी निपट जाए। तो जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, दिन की संख्या कम हो जाएगी, यानी प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, और अब हम वही लिखेंगे जो प्रक्रिया है कि चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2, है ना। प्रतिलोम समानुपात का ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। तो x1 y1 बराबर x2 y2 हमें ज्ञात करना है। तो y2 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, भाग में 4 से 4 कटा 3। तो
4 व्यक्ति इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। तो बोतलों का एक बैच है, मान लो बहुत सारी बोतलें हैं, 1000-2000 बोतलें हैं। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 300 बोतलें हैं वो, ठीक है, क्योंकि साफ दिख रहा है 25 बक्से हैं, हर एक बक्से में 12 बोतल आएंगे तो 300 बोतलें हैं। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोतलें हैं आप ये समझ लो। 25 बक्सों में रखा जाता है और प्रत्येक बक्से में 12 बोतल आती हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हों तो कितने बक्से भरेंगे? अब आप सोचो, पहले तो क्या हुआ कि 25 बक्सों में रखा और हर एक बक्से में 12 बोतलें आईं। 25 बक्से थे इस प्रकार के, हर एक में 12 बोतलें आईं। लेकिन अब बड़े बड़े बक्सों का उन्होंने यूज़ किया कि हर एक बक्से में 20 बोतलें हैं। तो हमें बताने कितने बक्से भरेंगे। तो आप खुद सोचो, अगर बड़े बक्सों का यूज़ करेंगे, हर एक बक्से में ज़्यादा बोतलें आएंगी, तो बक्से ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? भाई कम लगेंगे ना। जितने आप बड़े बड़े बक्से का यूज़ करोगे उतने बक्सों की संख्या कम हो जाएगी फिर। तो जो काम पहले 25 बक्सों में होना था वो काम इस बारी हो सकता है 10-15 बक्सों में हो जाए, क्योंकि बक्से बड़े हो गए हैं। इस प्रकार से हमें यह महसूस हो रहा है कि ये प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि बोतलों की संख्या को अगर हम बढ़ाएंगे एक बक्से में तो बक्सों की संख्या कम हो जाएगी। तो अब हम पहले तो x और y नाम देते हैं। तो यहाँ पर बक्सों की संख्या को x नाम देते हैं और बोतलों की संख्या को y नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x और y इसको लिख दिया है और साथ में सारणी भी बना दी है। और सारणी वही, एक x और y में बक्सों की संख्या x है और प्रत्येक बक्से में जो बोतलों की संख्या है वो y है। तो जब 25 बक्से थे तो प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें आ रही थी। अब अगर प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हम रखते हैं तो बक्सों की संख्या क्या होगी? समझ आ गया क्वेश्चन? तो बड़े बड़े बक्सों का यूज़ कर अब हो रहा है तो क्या होगा? बक्से कम लगेंगे। तो यानी एक चीज़ अगर बढ़ती है, मान लो कि बक्सों की संख्या अगर बढ़ती है तो प्रत्येक बक्से में कम बोतलें आएंगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि बोतलों की संख्या बढ़ रही है तो बक्सों की संख्या कम होगी। यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। आपको समझना ज़रूरी है, ओके, कि यहाँ पर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। भाई जितनी बड़े बड़े बक्से आप रखेंगे ताकि उसमें ज़्यादा बोतलें आएँ तो बक्सों की संख्या कम हो जाएगी। ओके, तो अब हम लिखेंगे कि तो चूँकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है इसीलिए x1 y1 बराबर x2 y2, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं। x1 y1 बराबर x2 और y2 20 है। तो x2 हो जाएगा, ये 20 नीचे आएगा तो 25 गुणा 12/20। ये कट रहा है, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15। तो ये 15 आ गया है। तो यानी 15 बक्से भरे जाएंगे। और इस तरह से हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी? तो एक को x और एक को y ले लेते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि जो दिनों की संख्या है कि जितने दिन में मशीनें बन रही हैं, वस्तुएं बन रही हैं, जितने दिन में वस्तुएं बन रही हैं उसको x ले लिया और उन वस्तुओं को बनाने के लिए जो मशीनों की संख्या उसको हमने y ले लिया है। और जो क्वेश्चन में दी गई जानकारी है उसको हम एक सारणी में लिखेंगे जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो ये सारणी है, दिनों की संख्या x, मशीनों की संख्या y। तो यहाँ पर देखो
63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर समानुपात किस प्रकार का है, प्रतिलोम है या सीधा है? तो आप खुद सोचो कि अगर हमें जल्दी वस्तुएं बनानी है कम दिन में, तो क्या करना पड़ेगा? मशीनें कम करनी पड़ेंगी? नहीं, अगर हमें दिनों की संख्या कम करनी पड़ेगी तो फिर मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी हमें ना, जिससे कि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो ये प्रतिलोम समानुपात है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है x1 y1 बराबर x2 y2। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो ये x1 होता है, ये x2 है, ये y1, ये y2। x1 y1 बराबर x2 और y2 हमें ज्ञात करना है। तो y2 के साथ ये है, ये नीचे आएगा यहाँ पर। ओके, अब काटेंगे इसे। तो 7 से 6 से कट रहा है, 6 सते 42, 6 नम 54, 9 से कटेगा, 9 सते 63 और 7 सते 49। तो ये आ चुका है 49 मशीनें। तो हम लिखेंगे कि 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये है यहाँ पे 49 और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। अब चाल 80 हो चुकी है, यानी चाल बढ़ चुकी है, तो समय कितना लगेगा ये पूछा है। तो हमेशा की तरह यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। इसके लिए हमें एक x और एक y लेना होगा। तो चाल को x नाम दे दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को y नाम दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो समय है उसको y नाम, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं उनको सारणीबद्ध करेंगे अच्छे से, जिससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखो, चाल जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय लगता था 2 घंटे। अब चाल हो चुकी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वैसे हमें पता है कि ये एक्सरसाइज प्रतिलोम समानुपात की है, लेकिन देखो क्या वाकई प्रतिलोम है या नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठानी है। प्रतिलोम समानुपात, सीधा समानुपात, ये आप सोचो कि जब ये चीज़ बढ़ी, चाल जब बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा या कम होगा, सोचो। तो देखो, आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ये दूरी एकदम फिक्स है। अब अगर आप चाल को बढ़ाते हैं, तेज़ चलते हैं या तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तो आप देर से पहुंचोगे या जल्दी पहुंचोगे? तो आप जल्दी पहुंचोगे ना। यानी आप चाल को बढ़ाते हैं, एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो जब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होती है तो वहाँ पे प्रतिलोम समानुपात होता है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2 जो प्रतिलोम समानुपात का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो x1 y1 बराबर x2 और y2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो y2 हो जाएगा, देखो 80 y के साथ यहाँ गुणा में है ना, नीचे चला जाएगा। 0 से ये 0 कटा, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, ये 3/2 आ गया है। 3/2 होता है 2 एकम 2, 1 सही 1/2 है ना, आपको पता होगा। 3 को 2 से भाग दो तो 1 सही 1/2, इतने घंटे। तो हम ये लिखेंगे कि कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर
1 सही 1/2 घंटे समय लगेगा। और इस तरह से अपना हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो 2 व्यक्ति 3 दिन में खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो फिर एक बच गया, अब उसी को सारा काम करना है। तो ये पूछा कि वो एक जो बच गया है वो पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। और दूसरा ये है कि अगर हमें खिड़कियां सब एक ही दिन में लगवानी है, अगर ये बोला गया है कि नहीं भाई 3 दिन में तो नहीं, हमें एक ही दिन में चाहिए सब, तो फिर लोग बढ़ाने पड़ेंगे, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ को x और एक चीज़ को y ले लेते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या को x और दिनों की संख्या को y ले लेते हैं और फिर हम एक सारणी बनाएंगे। तो ये हमने x और y लिख दिया है और ये सारणी बना दी है। और अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें भरेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में जानकारी दी है। तो 2 व्यक्ति एक घर में 3 दिन में खिड़की लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति 3 दिन में खिड़की लगा सकते हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो अगर 2 व्यक्ति में से एक बीमार पड़ गया तो कितना बचा? एक ही बचा ना। तो एक व्यक्ति कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, यह हमें पता करना है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर यह है कि कार्य को एक दिन में ख़त्म करना है। अब दिनों की संख्या 1 है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। समझ गए क्वेश्चन? ओके, अब हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये समानुपात किस प्रकार का है, सीधा है या प्रतिलोम है। तो आप सोचिए कि अगर हम व्यक्तियों को बढ़ाएंगे तो कार्य जल्दी ख़त्म होगा कि देर से ख़त्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जल्दी ख़त्म होगा। एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप मज़दूरों को काम पे लगाएंगे उतना ही काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो हम लिखेंगे, चूँकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसके हिसाब से देखो x1 y1 बराबर x2 y2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। x1 y1 बराबर x2 y2। तो देखो ये x है ना, तो ये पूरी x की लाइन है, यानी ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो ये तो दिया है x1 y1। अब उसके साथ हमें ये लेना है x2 y2 एक बार, और दूसरी बार लेंगे x3 y3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 है, ये 3 है, x2 1 है और y2 है। y2 को तो नहीं निकालना है हमने, तो वो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो कहने का मतलब है कि y2 आ चुका है 6, तो ये 6 होगा। तो जो हमारा पहले पार्ट का आंसर है कि एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो कार्य 6 दिनों में पूरा होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति, क्योंकि एक बीमार पड़ गया तो एक ही बचा था, एक व्यक्ति कार्य को 6 दिनों में पूरा करेगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब हमें दूसरे पार्ट का आंसर चाहिए। तो आप चलो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो एक दूसरे पार्ट। अब दूसरे पार्ट के आंसर के लिए हम क्या करेंगे कि x1 y1 के साथ में ले लेंगे x3 y3, क्योंकि दूसरे पार्ट में हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये x3 निकालना है ना। एक ही दिन में खिड़की लगाने के लिए, यानी एक ही दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हमने बेसिकली x3 निकालना है। तो ये हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। x1 है अपना 2 3, x3 तो हमने निकालना है और ये 1 है। तो x3 में 1 का गुणा करेंगे, x3 आएगा और 3 दूने 6, तो ये हमारा 6 आंसर आ चुका है। तो यानी एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। तो ये जो यहाँ पर है ये आएगा 6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। कालांश मतलब जो पीरियड होते हैं, ठीक है। तो एक पीरियड 45 मिनट का है।
यह कल्पना करते हुए कि स्कूल में कार्य का समय उतना ही रहता है, मतलब स्कूल का जितने बजे स्कूल खुलता है और जितने बजे स्कूल बंद होता है वो नहीं चेंज हुआ है, वो एक ही जैसा है। लेकिन अब ये चाह रहे हैं स्कूल वाले कि 8 की जगह 9 पीरियड हो जाए। तो प्रत्येक पीरियड कितने समय का होगा? जो प्रत्येक एक क्लास होती है, एक पीरियड होता है, एक कालांश, वो कितने समय का होगा? तो आप खुद सोचो कि अगर पीरियडों को बढ़ा देंगे तो फिर टाइम तो कम लगेगा ना, हर एक पीरियड थोड़ा छोटा हो जाएगा, तभी तो 9 पूरे कर पाएंगे हम। तो ये भी इसी तरह से है प्रतिलोम समानुपात। खैर, सबसे पहले हम यहाँ पर x और y ले लेते हैं। तो पूछा ये गया है कि अगर 9 कालांश हों तो अब कितने मिनट का पीरियड होगा? तो जो अवधि है एक पीरियड की उसको x ले लेते हैं और कालांश की जो संख्या है उसको y ले लेते हैं। तो ये हमने x और y नाम दे दिया है और ये सारणी बना दी है। और अब सारणी में जो क्वेश्चन में जानकारी दी है उसे भरते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 45 मिनट का एक पीरियड होता है, कालांश मतलब जो पीरियड होता है, ठीक है, 45 मिनट का, तो 8 पीरियड होते हैं टोटल, 8 कालांश होते हैं। कालांश कन्फ्यूजिंग है, आपको समझने में लग रहा होगा क्योंकि अक्सर ऐसा यूज़ नहीं होता है, हम स्कूल में पीरियड यूज़ करते हैं शब्द या एक क्लास। तो अब जो अवधि है वो कितनी होगी ये हमें बताना है, जबकि पीरियडों की संख्या अब 9 हो गई है, अब 9 कालांश हो गए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है और ये भी आप समझ चुके होंगे कि ये प्रतिलोम समानुपात पर आधारित है। भाई अगर हम पीरियडों को बढ़ा देंगे तो हर एक पीरियड छोटा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और तो एक चीज़ को बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये प्रतिलोम समानुपात है। तो चूंकि x और y में प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए x1 y1 बराबर x2 y2 है ना। तो ये x1 है, ये y1 है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 45 गुणा 8 बराबर x2 तो हमें ज्ञात करना है ना, ये x2 है और y2 है 9। तो x2 निकालने के लिए 9 नीचे जाएगा, 9 पचे 45 और 8 पचे 40, तो 40 मिनट हो गया है। तो अब एक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी, ठीक है। तो अब प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ ही प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। टेक केयर।